दोस्तों जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट, वॉरेन बफेट, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं जो कि एक्चुअली में टॉप 10 में आते हैं, उनमें से अगर आप जेफ बेजोस को देखो तो ये $4500 हर सेकंड में कमाते हैं। एक सेकंड के $4500, मतलब इनके सेकंड की कीमत इतनी है। अब यहीं पर एलॉन मस्क को लिया जाए तो वो $3000 के करीब में हर सेकंड में कमाते हैं। बिल गेट्स $2500 हर सेकंड में कमाते हैं। वॉरेन बफेट $1500 हर सेकंड में कमाते हैं। ये इतने रुपए हैं जितने कमाने में कईयों को, बल्कि हम जैसों को महीनों लग जाते हैं, और ये सेकंड में कमाते हैं उतना। आप अगर सिर्फ जेफ बेजोस को ही देखो, वो अकेला इतना अमीर है कि वो जमाइका की जीडीपी से ज्यादा कमा लेता है। और यहीं पर अगर आप मार्क ज़करबर्ग को देखोगे, वो 2 मिनट में इतना कमा लेता है कि कई देशों के लोग अगर मिलकर एक दिन की जितने भी वो काम करते हैं तब वो उतना नहीं कमा पाते जितना ये 2 मिनट में कमाता है। लेकिन यहाँ पर आप इन सभी अमीरों की अगर कहानी देखोगे ना, सो इन्होंने भी शुरुआत नीचे से ही करी है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ही अमीर ही पैदा हुए थे और वहीं से ये चालू हो गए उन्हीं पैसों से पैसे बनाने, नहीं। और ना ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि, मतलब कह सकते हैं इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इतने भी नहीं कह सकते आप कि भैया कोई बंदा जो आईएएस बना हुआ है या फिर आईपीएस बना हुआ है उसके एग्जाम में इनको बिठा दो तो ये क्लियर कर जाएंगे। इतने भी इंटेलिजेंट नहीं है ये। हाँ, लेकिन इन्होंने इंटेलिजेंट लोगों को ज़रूर हायर कर रखा है कि उनको पैसे देते हैं जो कि इनसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो इनके लिए सोचते हैं और इनके लिए पैसा बनाते हैं। हालांकि इनकी शुरुआत अगर देखी जाए तो किसी एक कंपनी से हुई होगी, जैसे कि अगर मार्क ज़करबर्ग की देखी जाए तो उनकी फेसबुक से हुई थी। इसके बाद में अगर एलॉन मस्क की देखी जाए तो इनकी पेपल से हुई थी। अब यहीं पर अगर जेफ बेजोस की देखी जाए, इनकी अमेज़न से हुई थी। लेकिन ये किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। इन्होंने एक की 2 करी, 2 की 4 करी, और इसी तरीके से इनकी कहानी चलती रही। आज अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन देख लो कितना नाम कमा रहा है, और उससे इनकी वेल्थ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। बल्कि जितना अमेज़न ने नहीं किया उतना इनका ब्लू ओरिजिन करके इनको देने वाला है। बस आप देखते रहो। और यहाँ पर ये देखो, किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट रहे ही नहीं। अगर सबको देखा जाए ना तो किसी की 10 कंपनियां होंगी, किसी की 12 कंपनियां होंगी, और ये देखते रहते हैं कि कौन सी कंपनी बढ़िया कर रही है और कोशिश करते हैं कि उस कंपनी को किसी तरीके से खरीद लें। लेकिन मौका बहुत कम ही मिलता है। जैसे कि एप्पल को मौका था टेस्ला खरीदने का, लेकिन एप्पल ने नहीं खरीदा। लेकिन आज देख लो टेस्ला कहां पर है। सो ये क्या करते हैं, या तो कंपनी खरीद लेते हैं मौका मिलता है तो, या फिर कंपनी बना देते हैं, और अगर नहीं हो पाता उतना तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लेते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रोक के रखते हैं कि अच्छा जमा करते रहो, इस पैसे को जमा करते रहो, इधर जमा करते रहो। ऐसा ये कभी भी नहीं करेंगे। ये वही बात है कि ये इधर उधर डालते रहते हैं। इनको पता है कि कौन सी कंपनी इनको मुनाफा कमा के देगी, लोग क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में। जैसे कि स्पेस की बात की जाए तो स्पेस टूरिज्म फ्यूचर है और उसी पे जा रहे हैं। एलॉन मस्क ने देखा कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है। अब देख लो उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आए तो बड़ी बड़ी कंपनियां, लैम्बोर्गिनी ले लो, BMW ले लो, वो सारे पीछे रहेंगे। एलॉन मस्क का नाम आगे रहेगा कि भैया इनकी टेस्ला कंपनी है, इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बड़ी है, और ऊपर से ऑटोनोमस, वो भी एक फ्यूचर देख लिया इन्होंने। सो फ्यूचर को देखते हैं और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं कि ये प्रॉफिट करके देगी। हालांकि अगर एलॉन मस्क को ले लें या फिर वॉरेन बफेट को ले लें, वो 2020 के अंदर अंदर $100 बिलियन की वर्थ से भी नीचे के हुआ करते थे। लेकिन ठीक अगले साल 2021 में इन्होंने ऐसी जंप लगाई कि ये 100 बिलियन को पार कर गए, और एलॉन मस्क तो कुछ हफ्तों के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए थे। लेकिन वो सारी बात थी इनकी शेयर्स के ऊपर कि स्पेसएक्स के शेयर काफ़ी ज़्यादा उठ चुके थे, लेकिन उसके बाद में ड्रॉप हुए, तो उसके बाद में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे। तो ऐसे ही चलती है मार्केट, अमीर कर देती है, गरीब भी कर देती है। हालांकि ये गरीब तो कहीं से भी नहीं हुए, हाँ थोड़ा जेफ बेजोस से नीचे ज़रूर आ गए हैं। अब यहीं पर अगर वॉरेन बफेट को देखा जाए तो उनको तो गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर में डालना है, स्टॉक मार्केट में पैसे वगैरह डालने हैं, तो भैया कहीं से किसी इंटरव्यू में बात कर दे किसी चीज़ की, देखो कहाँ जाते हैं वो शेयर। अब पिछले साल के मुकाबले में ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा उठे हैं, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट करीबन 1988 के वक्त में ही शुरू कर दी थी। इन्होंने कोका कोला के अंदर $1.3 बिलियन डाल दिए थे, और आज उनकी वर्थ हो चुकी है करीबन $18 बिलियन। इनका तो हिसाब किताब एकदम सिंपल है कि जब मार्केट में लालच भरा हुआ हो
तब तुम डरो उस मार्केट से, और जब मार्केट में डर हो तब तुम उसमें लालच करो। मतलब डर के वक्त में नीचे गई हुई होती है मार्केट, तो तब तुम डालो। और जब मार्केट ग्रीडी हो रखी हो क्योंकि सब कुछ ऊपर जा रहा है, सब में लालच भरा पड़ा कि हम भी डालेंगे, तुम उसमें तब मत डालो। तो ऐसे इनकी सोच है। खैर इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम पहले ही शुरू कर दी थी, पर हाँ ये पैसे डाल के भूल गए थे। अब अगर इन सभी बिलियनियर्स को अगर आप देखो तो एक चीज कॉमन मिलेगी इनमें, ये सारे ही टेक जाइंट हैं। आप अगर एलोन मस्क की भी बात करो तो उनकी शुरुआत पेपल से हुई थी, पेपल इंटरनेट का ही है, तो उसको ले सकते हैं। वॉरेन बफेट को यहाँ पे देखा जाए तो वो थोड़े से अलग कैटेगरी के आ जाते हैं। बाकी सारे जेफ बेजोस हो गया, एलोन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, सारे टेक जाइंट निकलेंगे। और यहीं पर अगर हम इनको कंपेयर करें किसी यूएस के एवरेज बंदे से, हालांकि वहाँ पे एवरेज सैलरी भी इतनी होती है कि हम तो भाई उसमें भी खुश हो जाएंगे। वहाँ पर करीबन अगर $1,00,000 की एक साल की सैलरी है किसी बंदे की जो कि 40 घंटे एक हफ्ते में काम करता है, $1,00,000 तब भी बहुत होते हैं एक साल के, मतलब 70-80 लाख रुपए कमा लेते हैं। ये बहुत होते हैं, हमारे लिए बहुत हैं। लेकिन अगर आप बिलियनियर्स को देखोगे ना तो भाई 20 लाख साल लग जाएंगे उनके जितना अमीर होने में, इस बंदे को भी जो पहले से ही अमीर है अमेरिका के अंदर, जो कि $1,00,000 सैलरी कमा रहा है हर साल की। सो आप इनका लेवल देख सकते हो इन बिलियनियर्स का कि ये कितने कम सालों में कैसे एकदम से ही अमीर हो गए। अब यहाँ पर अगर आप रोनाल्ड वेन को ले लो जो कि एप्पल के को फाउंडर थे, ये भी एक तीसरे पार्टनर थे एप्पल के ही, जिनका करीबन 10% का शेयर था, उसमें करीबन $800 उस वक्त में जब शुरुआत हुई थी। लेकिन इन्होंने अपने शेयर बेच दिए। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो इतने में ही खुशी मिल जाएगी। ये करीबन $1.6 मिलियन बन गए मेरे $800 के, बहुत है। लेकिन हुआ ये कि अगर ये अब तक होल्ड करके रखते ना उन शेयर्स को, तो उनकी वर्थ होती $100 बिलियन, जो कि इन्होंने नहीं करी। इन्होंने होल्ड वाला गेम देखा ही नहीं, इन्होंने बस रश कर दिया और बेच दिया कि भाई बहुत कमा लिया। सो यहाँ पर बात एकदम सिंपल सी है, ये सारे अमीर लोग इधर उधर पैसा डालते हैं, ये ऐसा ही करते हैं। या तो ये खुद की कंपनी बनाते हैं या फिर दूसरे की कंपनी खरीद लेते हैं जो कि अच्छा काम कर रही होती है, या फिर ये उनके शेयर खरीद लेते हैं। जैसे कि मार्क ज़करबर्ग को ले लो, फेसबुक से शुरुआत की थी, व्हाट्सएप को देखा अच्छा कर रही है, खरीद लो इसे। इंस्टाग्राम को देखा अच्छा कर रही है, खरीद लो इसे। ऑकुलस को देखा अच्छा कर रही है, खरीद लो इसे। एलोन मस्क को देखो, खुद की पेपल बनाई, स्पेस एक्स, टेस्ला, बोरिंग कंपनी। जेफ बेजोस को लो, अमेज़न, अब ब्लू ओरिजिन, मतलब कुछ ना कुछ करते गए तभी आज वहां तक है। सो इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज थी जो ये करते गए और करते करते आज इतने हो गए। जैसे हम भी करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में पैसे डाल देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास हो गए 20 लाख रुपए, वहाँ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसके बाद में उसको किराए पे चढ़ा दिया, अब मकान बना के 6 मंजिल का। सो वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो मकान के किराए आ रहे हैं 1-1, 2-2 लाख रुपए। तो देखो सब अपने तरीके से सोचते हैं, इन्होंने भी अपने तरीके से सोचा और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो इस तरीके से ये अपनी इन्वेस्टमेंट के सहारे ही बने दुनिया के सबसे अमीर लोग। और यहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है फिनिटी, जहां पर 5000 से भी ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मौजूद है और इसी के साथ साथ 42 से भी ज्यादा AMCs मौजूद है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मौजूद है। इसके अंदर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। एक होती है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक होती है पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर फायदा ये रहता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी होती है, जहां पर रिस्क भी कम रहता है एक्टिव फंड्स के मुकाबले में। यहां पर डे टू डे आपको मार्केट को देखना नहीं पड़ता कि मार्केट की क्या मूवमेंट चल रही है। बस एक बार लिया और उसके बाद में 3 या 5 साल के लिए भूल गए और उसके बाद में देखा कि अच्छा अब काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, तो वहां से अपना पैसा निकाल लिया। यहां पर कई सारे आपके पास में ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक निफ्टी बैकर्स हो गया जो कि निफ्टी का इंडेक्स होता है, सेंसेक्स बैकर हो गया जो कि सेंसेक्स का इंडेक्स होता है, थीमेटिक फंड्स हो गए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह होती है उनके लिए, ग्लोबल इंडेक्स हो गया जो ग्लोबल मार्केट होती है उन कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो सीन क्या रहता है कि जैसे कि आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया या निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि टॉप की 100 कंपनी जो अच्छा कर रही है या 50 कंपनी अच्छा कर रही है, तो बेसिकली ये उस तरीके से काम करता है, आपका उस तरीके का पोर्टफोलियो आपको बनाने का मिल जाता है। और अगर चीजें आपके सर से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर फिनिटी एप्लीकेशन भी आपकी मदद कर सकती है एल्गोरिथम के द्वारा ही, जहां पर वो दिखाएगी जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसी रही है। यहाँ पर अगर आप फंड मैनेजर को देखना चाहो कि उसकी
उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसका भी पता लगाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद में ये एल्गोरिथम आपकी इतनी ज़्यादा जब मदद कर देगी तो आप खुद सोच लो कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए, या फिर जो भी टाइम है आपके पास में उतने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इन सारे फिल्टर्स का यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बनाना है आपको, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और अपने फंड की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी इस एप्लीकेशन के ही अंदर, और अपने रिटर्न को देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को। और इसी के साथ साथ आप UPI और गूगल पे से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी Finity एप्लीकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पर साइन अप करके KYC का प्रोसेस कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की जाती है रिस्क तो थोड़ा बहुत रहता ही है। आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में रिस्क कम रहेगा, लेकिन रिस्क तो फिर भी रहता है, कंपनी डूब जाए, कंपनी उठ जाए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट करो सोच समझ के करो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जाते जाते एक बात कहूँगा कि इन लोगों का एक विजन था कि ये चीज़ यहाँ तक जाएगी, करते हैं इसमें कुछ, और ऊपर से इनको दूसरे लोग भी मतलब पैसे लगाते हैं इनकी कंपनी के अंदर, इनके शेयर खरीदते हैं, तो इस वजह से इनको भी ग्रोथ मिलती है। तो इस तरीके से ये लोग बढ़ते 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 चले जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि मतलब अपने पैसों से उन इंटेलिजेंट लोगों को रखो जो कि तुम्हारे लिए सोचें, तुम्हारे अच्छे के लिए सोचें, और उनको उसी हिसाब से सैलरी भी मिलती है। तो मतलब बढ़िया लोग चाहिए बढ़िया तरीके से अमीर होने के लिए, सोच भी बढ़िया होनी चाहिए। तो सब कुछ बढ़िया है तो भैया सब चंगा सी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।